वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। मुझे कमेंट था कि जो बजाज फिनसर्व है इसका और स्टॉक कितना नीचे जाएगा, या इसे हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो एग्जैक्ट इसका बाइंग लेवल और एग्जैक्ट इसका सेलिंग लेवल क्या होना चाहिए। तो गाइस किसी भी स्टॉक का बाइंग या सेलिंग लेवल को लेकर बहुत सारे आपको प्रेडिक्शंस टेलीग्राम अकाउंट्स ऐसे मिल जाते, तो हम डेफिनेटली आज ये कॉन्सेप्ट को भी कंप्लीट करेंगे, एज वेल एज हम बजाज फिनसर्व का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो भी करेंगे, ताकि आपको इस चीज़ में आसानी हो कि क्या आपको इस स्टॉक के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं डेफिनेटली एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में कंफ्यूज होते हैं। तो गाइस बजाज फिनसर्व जो है, ये बजाज फिनसर्व ये पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की। जी हाँ, ये जो है बजाज फिनसर्व ये बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी। हम बजाज फाइनेंस के विकिपीडिया पर चले जाए और आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर कर लेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे दिख ही जाएगा कि जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ये पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की, यानी बजाज फाइनेंस एक सब्सिडरी कंपनी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बजाज फिनसर्व की बात करें तो इसका बिजनेस हमें एक तो फाइनेंस में देखने को मिलता है, और दूसरा जो है इसका सेम बिजनेस हमें इंश्योरेंस में भी देखने को मिलता है। और यानी हम कह सकते हैं कि जो बजाज फाइनेंस है ये बजाज फिनसर्व में ही फिनसर्व के लिए काम करता है। जी हाँ, जो बजाज फाइनेंस है वो हम देखने को मिलता है कि वो बजाज फिनसर्व के फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। और बजाज फिनसर्व का जो इंश्योरेंस कंपनी है इसमें हमें दो कंपनियां देखने को मिलती है, एक तो बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस, जो बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस है वो एक, और दूसरी मिलती है हमें उसमें बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। ये दो कंपनियां जो है ये सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक, बट हाँ बजाज फाइनेंस जो है ये हमें सेबी में रजिस्टर्ड देखने को डेफिनेटली मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे बॉस कंपनी है वो बजाज फिनसर्व है, और बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी बजाज फाइनेंस देखने को हमें मिलती है। बजाज फिनसर्व के मेनली दो बिजनेस हैं, एक तो फाइनेंस में और एक तो इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में दो कंपनियां हैं, बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस और बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस, दोनों भी हमें देखने को मिलती है। और बजाज फाइनेंस जो है ये बजाज फिनसर्व के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, यानी साफ साफ है आप समझ ही सकते हैं कि बजाज फाइनेंस ये बजाज फिनसर्व के अंडर काम करती है। अब अगर हम बजाज फिनसर्व की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आप उसमें भी देख सकते हैं बजाज फिनसर्व जो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम ओपन ही कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो बजाज फिनसर्व का शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें 60.75% का होल्डिंग है, जो कि सितंबर महीने में आप देख सकते हैं इतना हुआ, अदरवाइज जून महीने तक 60.80% का होल्डिंग इसमें था। इसके अलावा प्लेज जो है ये 0.1% है। आप कोई भी फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक को उठा लो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो या स्पेशल फाइनेंस सेक्टर का हो, आपको जीरो डेप्थ वाला कोई भी जो स्टॉक है वो नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ डेप्थ उनमें रहेगा ही, क्योंकि वो एक बैलेंस शीट में प्रॉफिट एडजस्टमेंट का तरीका है कि उसके जरिए वो जो है वो हमेशा डेप्थ कुछ ना कुछ शो करते हैं, बाद में उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। आप यहाँ पे भी देख ही सकते हो जो नहीं के बराबर हमें डेप्थ देखने को मिल रहा है। हम अगर बजाज फिनसर्व के क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज कर ले तो आप यहाँ देख ही सकते हैं जो सेल्स है, ये सेल्स जो है ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो जून क्वार्टर था उसमें 341 करोड़ का था और सितंबर क्वार्टर में 671 करोड़ का है। हम पॉइंट्स को कंसिडर नहीं कर रहे गाइस, तो प्लीज़ आप वो चीज़ को कंसिडर कर लेना। यानी हम देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इवन अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं डबल का फर्क है, उसमें भी ग्रोथ ही देखने को
मिल रही है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो हम अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो डबल की जंप है, और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तब भी हमें अच्छी खासी जंप जो है वो देखने को मिल रही है, प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी हमें जंप देखने को मिल रही है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। अब इसके बाद अगर हमें इसमें चेक करना भी तो हम कैश फ्लो एक बार देख लेंगे। आप कैश फ्लो में देख सकते हैं मार्च तक का डाटा जो है वो अवेलेबल है, इसके बाद का जो है सितंबर का वो इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें भी हमें अच्छी डबल की ग्रोथ देखने को मिली थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं मार्च 21 से लेके, क्योंकि कैश फ्लो ईयर ऑन ईयर देखा जाएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। तो हम देख सकते हैं 169.36 करोड़ से 610 करोड़, यानी आप देख सकते थे कितनी अमेजिंग जंप यहाँ देखने को हमें मिल रही है। इवन दो अगर हम कोविड की बात करें तब भी आप देख सकते हैं 1920 में भी अच्छा खासा हमें कैश फ्लो इनके हाथ में देखने को मिला था, वो भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख रहे हैं। हाँ, नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो हमें काफी फ्लक्चुएशन में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बजाज फिनसर्व की बात करें तो फंडामेंटली हमें ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखने को मिलता है। इवन दो हम कह सकते हैं कि बजाज जो ग्रुप है, ये बजाज ग्रुप का भी ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इसके अंडर बजाज फाइनेंस या बजाज होल्डिंग्स में भी अगर हम आप जाकर देखेंगे तो बजाज फिनसर्व में बजाज होल्डिंग्स की करीबन 39 पॉइंट समथिंग यानी 40% की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि बजाज होल्डिंग का 40% का जो प्रॉफिट है वो बजाज फिनसर्व की वजह से ही जनरेट होता है। अब इस स्टॉक का एक चीज जो कि सबको कंफ्यूज करती है कि लास्ट अगर हम इसका 1 ईयर का चार्ट पैटर्न निकालें तो आप यहां देख सकते हैं बजाज फिनसर्व में हर कोई ये चीज़ के बारे में भी पूछता है कि ये 17,000 का स्टॉक है, सडनली ये इतना गिर गया है, क्या प्रॉब्लम है, इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। 13 सितंबर को ये स्टॉक ने 1:1 का बोनस अनाउंस किया था, जिसके चलते 17,000 का स्टॉक हमें 1700 पर देखने को मिला, और ये जो है गैप ये इसी वजह से देखने को मिल रहा है। नन अदर देन ये स्टॉक हम कह सकते हैं फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब आइए हम चलते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, और वो है किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए उसका एग्जैक्ट बाइंग प्राइस लेवल या एग्जैक्ट सेलिंग लेवल क्या होना चाहिए। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगी, फिर हम कंक्लूजन पर भी आएंगे। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम जो है वो चार्ट का ड्रॉ किया है। आई नो कि ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पार्डन फॉर दैट। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर इस चार्ट में हमने 100 रुपीज़ पे कोई स्टॉक बाय कर लिया, ये सपोज टू बी है, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हमने 100 पे कोई स्टॉक आपने बाय कर लिया और अब वो स्टॉक आपके बाय करते ही सडन 50 रुपीज़ पे चला गया, तो अब आप इसमें सोचेंगे यार मैंने तो रुकना चाहिए था, 50 पे मैं बाय कर लेता, 100 पे मैंने गलती कर दी। तो एग्जैक्ट इसका जो है बाइंग लेवल क्या होना चाहिए, मुझे इसकी स्टडी करनी चाहिए थी। तो गाइज ऐसी किसी भी स्टॉक की एग्जैक्ट बाइंग लेवल नहीं होती। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी ये चीज़ में फंसते हैं कि वो भी एक प्राइस पे बाय कर लेते हैं और फिर स्टॉक सडनली, हमने ये देखा था आरजे के एग्जाम्पल में कि आरजे ने भी 100 रुपीज़ में स्टॉक बाय किया था। मैं स्टॉक का नहीं बताऊंगी कौन सा था, बट डेफिनेटली, और वो स्टॉक सडनली 50 रुपीज़ पे चला गया था। तो उस वक्त आरजे ने एग्जिट नहीं किया था, उन्होंने 50 पर और डबल सेम क्वांटिटी, यानी वो तो करोड़ में लेते हैं स्टॉक, हमारे जैसे 100, 200, 1000 लेने वाले तो है नहीं। तो उन्होंने वहां पे डबल क्वांटिटी में 50 रुपीज़ पे फिर से उन्होंने बाइंग की थी। तो वो क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने वो फंडामेंटली ऑलरेडी स्टॉक को एनालाइज कर रखा था। यानी अगर आपको पता है कि फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है वो, और उसके अलावा उसका बिजनेस अच्छा है, तो फिर वो स्टॉक का जो प्राइसिंग लेवल है इसको लेकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमारे बजट में 100 रुपीज़ के लेवल में लेना है तब एक क्वांटिटी उठा लो। अगर आपका जो टारगेट है वो स्पेसिफिक स्टॉक को लेके 100 का टारगेट है सपोज टू बी,
तो आपको वो स्टॉक में से 50 की क्वांटिटी ही उठा लेनी चाहिए, और अगर वो स्टॉक नीचे आता है तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो गई, आपको वहाँ पे फिर और 50 की क्वांटिटी उठा लेनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है गाइस कि अगर आपने स्टॉक खरीदने से पहले उसको फंडामेंटली एनालाइज किया है या नहीं, और उसका बिजनेस आपको पता है या नहीं। अगर स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बाइंग पर आप उसको आपके कैपेसिटी के हिसाब से बाय कर सकते हैं। और सेम चीज़ सेलिंग के बारे में भी हमें देखने को मिलती है। सेलिंग का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग, जैसे आपने जो स्टॉक 100 पे खरीदा है और आप चाहते हो कि मैं इसको 120 पे बेच दूं, तो आप इसको 120 पे आपका जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस पसंद है, आपको पता है इसका फ्यूचर अच्छा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको इसको, अगर फंडामेंटली आपने उसको देखा है, उसका बिजनेस आपको पता है अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, तो 5-10 साल के लिए छोड़ देना चाहिए। पता नहीं कब आपके 100 रुपए का जो स्टॉक है वो 10,000 तक भी पहुंच जाए। अब ये तो डिपेंड करता है आप पर। HDFC का भी एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो। जो XMD थे उन्होंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी HDFC में से बेच दी थी। एक्स थे, आप ये भी याद रखना। तो उसके बाद HDFC का प्राइस उन्होंने 1000 के रेंज पे बेच दिया था, और आज HDFC का जो प्राइस है ये 1500 के आसपास देखने को मिल रहा है। और आई एम श्योर कि फ्यूचर में वो इससे अच्छा भी करेगा। तो बजाज फिनसर्व का जहां तक सवाल है, तो गाइस बजाज फिनसर्व को लेकर मैं एक चीज़ डेफिनेटली आपको कहना चाहूँगी कि बजाज फिनसर्व जो है ये बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। डेफिनेटली बजाज ग्रुप का हम कह सकते हैं ये अच्छा स्टॉक है, क्योंकि बाकी जो स्टॉक है इसके अंडर हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन रिटर्न्स के मामले में आप अगर चाहते हो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिले, तो आपको बजाज फाइनेंस के साथ जाना चाहिए। और अगर आप रिटर्न्स के अलावा लॉन्ग होल्डिंग रखना चाहते हो तो डेफिनेटली बजाज फिनसर्व बहुत अच्छा स्टॉक है। 1700 पे आप अगर इसको बाय नहीं करना चाहते तो आप वेट कर सकते हैं कि और नीचे जाए, या तो आप यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बाय कर लो, थोड़ी क्वांटिटी नीचे आए तो कर लो। अब ये बोनस के चलते इतना नीचे आया है, डेफिनेटली ये वापस अपनी पोजीशन 17-18 तक की रीच कर सकता है। डेफिनेटली उसमें वो पोटेंशियल है। तो अब इसको बाय करने के लिए आपको 150 की तरफ नहीं देखना चाहिए। थोड़ी क्वांटिटी अभी कर लो, अगर इससे 10-5% नीचे आ जाए तो आप थोड़ी क्वांटिटी तब कर सकते हो। और वैसे भी ये मार्केट के फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक नीचे कितने लेवल तक गिरेगा। अगर हम इसकी पर्सनल बात करें तो ये कोई स्मॉल स्टॉक या पेनी स्टॉक तो है नहीं कि ये फट से 50%, 60% या फिर 80% हमें गिरता हुआ देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत मामूली गिरावट हमें डेफिनेटली इसमें देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू मार्केट। अगर मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ चली तो उस हिसाब से गिरावट होती है। ये किसी भी स्टॉक या किसी भी ब्रोकर के हाथ में या किसी भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर के हाथ में नहीं है बताना कि मार्केट की आज इतनी गिरावट होने वाली है या इतना मार्केट ऊपर जाएगा। जैसी न्यूज़ चलेगी मार्केट में वैसे फ्लक्चुएशन आएंगे और उस हिसाब से मार्केट अप एंड डाउन होगा और स्टॉक अप एंड डाउन होगा। बट ये एक बड़ा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, तो हम इसमें थोड़ी बहुत स्लाइटली गिरावट हम डेफिनेटली अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाइंग लेवल तो मैं कहूँगी 17,000 का जो स्टॉक है ये आपको 1700 रुपए में मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको और क्या मिलेगी बाइंग के लिए। आप डेफिनेटली आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आप बाय कर सकते हो। अगर आपकी 100 की क्वांटिटी लेने की आपकी कैपेसिटी है तो अभी 10 या 20 ले लो। फिर अगर आपको लगा थोड़ा बहुत नीचे गया 1600 के आसपास आया तब थोड़ा ले लो। आई डोंट थिंक कि ये 16 या 1500 के अंदर कभी जाएगा। इतना नीचे तो मार्केट में बवाल आने पर ही हो सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत फिर आपको ज़्यादा महंगे में भी खरीदना पड़ सकता है। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।